So today we discuss about total revenue or revenue, and we will discuss about the cost, and what is cost, and what is average cost, marginal cost, and how it will determine. ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो टोटल रेवेन्यू से कि रेवेन्यू क्या होता है। अच्छा, रेवेन्यू का जैसे मैंने आपको पहले ही बताया था अपनी पिछली वीडियो के अंदर कि रेवेन्यू बेसिकली क्या होता है कि आप अपने आउटपुट की जो भी मार्केट वैल्यू होती है, यानी आप पहले प्रोडक्शन करते हैं और प्रोडक्शन करने के बाद जब उसको बेचते हैं तो जो भी आमदन आती है, या आप ये कहते हैं कि जितनी भी पैसे में वो बिकते हैं, जैसे कि लेट सपोज आपके पास कोई 10 चेयर्स आपने बनाई और एक चेयर आपने 100 रुपये की बेची, तो बेसिकली वो 10 चेयर्स 1000 रुपये की बिकी, मीन्स टोटल रेवेन्यू आपको कितना हो गया, 1000। अच्छा, तो बिल्कुल इसी तरीके से यही सिंपल तरीके से आपकी टोटल रेवेन्यू की डेफिनेशन है और टोटल रेवेन्यू का फार्मूला है। जैसे कि मैं यहाँ लिख रहा हूँ, टोटल रेवेन्यू इज इक्वल टू पी इंटू क्यू। अच्छा, इसका मतलब क्या हुआ कि पी क्या है आपका, पी है आपका प्राइस, और क्यू क्या है आपका क्वांटिटी। जैसे कि अभी मैंने एग्जांपल बताई आपको चेयर्स की, तो चेयर्स लेट सपोज हमारे पास होती हैं 10, और क्वांटिटी भी हमारे पास होती है, और प्राइस होती है उसकी एक की 100। तो कितनी टोटल आपकी टोटल रेवेन्यू बन जाएगा, ये हो जाएगा 1000। ठीक है। अच्छा, इस तरीके से ये टोटल रेवेन्यू निकाला जाता है, यानी प्राइस को क्वांटिटी से जब आप मल्टीप्लाई करेंगे, जो भी रिस्पेक्टिव प्राइस दिया हुआ उसको उसकी रिस्पेक्टिव क्वांटिटी से जो गिवन होगी, तो आपका टोटल रेवेन्यू आ जाएगा। ठीक है। अच्छा, इसी तरीके से एवरेज रेवेन्यू। अच्छा, एवरेज रेवेन्यू कैसे निकलता है, वो निकलता है कि टोटल रेवेन्यू को आप डिवाइड करते हैं क्वांटिटी से। यानी कि जैसे अगर इसको देखा जाए, इस एग्जाम्पल को देखा जाए, टोटल रेवेन्यू कितना था, 100, डिवाइड कर दिया आपने, क्वांटिटी कितनी थी 10, बल्कि सॉरी टोटल रेवेन्यू था आपका 1000, 10 से आपने डिवाइड कर दिया तो एवरेज रेवेन्यू आ गया, यानी पर यूनिट ऑफ आउटपुट की, पर यूनिट ऑफ आउटपुट बेचने से जो आपको रेवेन्यू मिला वो कितना था 100। अच्छा, यहाँ पर 100 ही आ रहा है, क्यों, क्योंकि सारे के सारे प्रोडक्ट्स की जो भी आउटपुट आपने बेचे हैं सबकी प्राइस 100 ही थी, तो इसलिए एवरेज रेवेन्यू भी 100 ही आया। ठीक है। अगर प्राइस डिफरेंट होगी, तो जैसे कि जो आपने जो एक आउटपुट बेचा वो 10 का बिका, दूसरा वाला 20 का बिका, तीसरा वाला 30 का बिका, तो जब फिर आप एवरेज रेवेन्यू निकालेंगे तो आपका डिफरेंट आएगा। ठीक है। अच्छा, इसी तरीके से मार्जिनल रेवेन्यू, यानी अगर कोई आपसे कहता है कि 10 यूनिट आपने बेचे और आपने 1000 रुपये कमाए, और जब आपने 20 बेचे तो आपने 2000 रुपये कमाए। ठीक है। तो अब मार्जिनल रेवेन्यू कैसे निकलता है, मार्जिनल रेवेन्यू बेसिकली क्या होता है, चेंज इन टोटल रेवेन्यू डिवाइड बाय चेंज इन क्वांटिटी। अच्छा, अब इधर चेंज क्या है देखें, 2000, चेंज ये आया ना कि 2000 पे पहुंच गया, और पहले कितना था 1000। इसी तरीके से प्राइस का क्या चेंज आया, पहले कितना था, ओ क्वांटिटी का कितना चेंज आया, पहले थी 10, अब कितनी हो गई 20। इसका मतलब ये हो गया आपका 1000 डिवाइड बाय 10, तो मार्जिनल रेवेन्यू कितना आया 100। क्यों, क्योंकि यहाँ पे प्राइस सेम है, तो इसलिए ये सारा कुछ जो है आपका बिल्कुल बराबर आएगा। जब भी प्राइस सेम होंगे तो आपका प्राइस बराबर होगा एवरेज रेवेन्यू के, और वो बराबर होगा आपके मार्जिनल रेवेन्यू के। लेकिन अगर सब चीज़ें डिफरेंट होंगी टेबल के अंदर, तो फिर हर चीज़ डिफरेंट आ रही होगी, ये आपको कैलकुलेट करके निकालनी पड़ेगी, फॉर्मूला ये होगा। अच्छा, इसी तरीके से टोटल रेवेन्यू आपका डेरिवेटिव के तौर पे भी निकलता है, लेकिन वो इक्वेशन हम फिर बाद में करेंगे, पहले अभी हम इसको समझ लेंगे। तो टोटल रेवेन्यू जैसे मैंने आपको बताया, और एवरेज रेवेन्यू और टोटल और मार्जिनल रेवेन्यू। अच्छा, इसी का कॉन्सेप्ट एक टोटल रेवेन्यू का ही कॉन्सेप्ट जो है वो आपका इलास्टिसिटी में भी आता है। ठीक है। अच्छा, इसका मैं आपको चलें बताता हूँ। जैसे कि अगर हम यहाँ करें तो जिस कॉन्सेप्ट की मैं आपकी बात बता रहा हूँ, जिस कॉन्सेप्ट की, वो क्या है, टोटल रेवेन्यू और इलास्टिसिटी का कॉन्सेप्ट है। ठीक है। अच्छा, अब जैसे कि अगर मैं यहाँ लिख देता हूँ, टोटल रेवेन्यू एंड इलास्टिसिटी। अच्छा, अब ये जो है ना,
ये बेसिकली निकलेगा आपका डिमांड कर्व से। अच्छा, डिमांड कर्व से कैसे? देखिए लेट सपोज ये डिमांड कर्व है आपका। डिमांड कर्व पे क्या होता है, यहाँ क्वांटिटी होती है, यहाँ आपकी क्या होती है, प्राइस। तो आपको शायद अब थोड़ा सा समझ आ रहा होगा, आप टोटल रेवेन्यू इससे निकाल सकते हैं। कैसे निकाल सकते हैं, चले मैं आपको बताऊँ। जैसे कि लेट सपोज आपको मैं यहाँ पे प्राइसेस दे रहा हूँ 0, 20, 40, 60, 80 एंड 100। अच्छा, इसी तरीके से क्वांटिटी दे रहा हूँ 10, 20, 30, 40, 50। ठीक है भाई। अब आप इसके पॉइंट्स निकाल सकते हैं। देखिए ये हो गया एक पॉइंट ये हो गया आपका, एक पॉइंट आपका ये हो गया, और इसी तरीके से ये पॉइंट भी हो गया, और ये पॉइंट भी हो गया, और ये आखिरी पॉइंट। ठीक है, 100 के ऊपर बेसिकली जो 100 का पॉइंट आएगा वो आपका बिल्कुल यहाँ होगा। अच्छा, अब अगर इसका टोटल रेवेन्यू आप निकालना चाहें तो आप कैसे निकालेंगे, इसका टेबल हम कैसे बनाएंगे, ये मैं आपको बताऊँ। तो देखें, अगर मैं इसका टोटल रेवेन्यू निकालना शुरू करूँ तो कैसे निकालूंगा। जैसे कि मुझे पता है कि अगर मैं इसका एक टेबल बनाता हूँ, लेट सपोज टोटल सॉरी लेट सपोज मैं कहता हूँ भाई ये प्राइस हो गया, ये क्वांटिटी हो गई, और ये टोटल रेवेन्यू हो गया। अब लेट सपोज प्राइस क्या है, 0, और 0 के प्राइस के ऊपर आपकी क्वांटिटी क्या है, 100। ठीक है, बल्कि 0 के प्राइस के ऊपर नहीं, सॉरी 100 प्राइस के ऊपर क्वांटिटी 0 है। वो मैं कहूँगा कोई एक मसला नहीं कर रहा हूँ, तो चले 100 प्राइस के ऊपर क्वांटिटी 0 है, इट मीन्स टोटल रेवेन्यू 0। अच्छा, जब 80 की प्राइस की बात आई तो क्वांटिटी कितनी हुई, 10 हो गई। इसी तरीके से 60 की बात आई तो क्वांटिटी 20 हो गई, और 40 की बात आई तो क्वांटिटी आपका 30 हो गई, और जब 20 की बात आई तो क्वांटिटी आपकी 40 हो गई, और जब 10 या 0 रुपीज़ का 0 रुपीज़ की बात आई तो क्वांटिटी 50 हो गई। अच्छा, अब जब मैं इसका टोटल रेवेन्यू निकालूंगा कैसे निकलेगा, 800, 60 इंटू 20 हो गया आपका 1200, 4 3 12, 1200 ये भी हो गया, और 40 टू 800, और 0 ये 0। ठीक है, अब ये कंडीशन आ गई। अच्छा, अब ये कंडीशन आपको क्या बता रही है, आपको ये बता रही है कि देखें एक पैटर्न फॉलो हुआ है, ये इंक्रीज हुआ है, और इंक्रीज होने के बाद वापस टोटल रेवेन्यू डिक्रीज हो गया। अच्छा, यही इलास्टिसिटी का जो मेन कॉन्सेप्ट है ना, वो यहाँ पर आता है कि देखें कि अगर कोई आपसे जब पूछेगा ना, तो कोई ये पूछ सकता है, कहते हैं कि इलास्टिसिटी के हिसाब से बताएंगे टोटल रेवेन्यू का क्या रिलेशनशिप है इलास्टिसिटी के साथ। तो बेसिकली जो रिलेशनशिप है वो कुछ इस तरह का है कि अगर आप कहा जाए कि अगर आप डिमांड की इन इलास्टिक रेंज में हैं, अगर आप डिमांड कर्व की इन इलास्टिक रेंज में है, तो आपको अपने टोटल रेवेन्यू को मैक्सिमाइज करने के लिए क्या करना पड़ेगा। तो अगर आप प्राइस की इन इलास्टिक रेंज में होंगे तो आपको प्राइस बढ़ाकर आप अपना टोटल रेवेन्यू मैक्सिमाइज कर सकते हैं, प्राइस बढ़ाकर। ठीक है, अगर आप प्राइस की डिमांड कर्व की इन इलास्टिक रेंज में है तो, और अगर आप प्राइस की डिमांड कर्व की इलास्टिक रेंज में है तो आप प्राइस को गिराकर अपना टोटल रेवेन्यू को मैक्सिमाइज कर सकते हैं। जैसे कि ये देखो, ये वो पॉइंट है 60 और 40 वाला, यानी कि ये पॉइंट जहाँ पर आप देख रहे हैं कि आपका टोटल रेवेन्यू मैक्सिमम है, ऐसा कहीं भी नहीं है बाकी पूरे चार्ट में। इट मीन्स ये वो जगह है जहाँ पे आपका प्रॉफिट मैक्सिमाइज होगा। तो इससे ऊपर की जो जगह है और इससे नीचे की जो जगह है, तो इससे ऊपर अगर हम बात करें, असल में देखिए हम जो निकालते हैं ना, वो हम निकालते हैं मिड पॉइंट मेथड से इलास्टिसिटी। तो जब मिड पॉइंट मेथड से इलास्टिसिटी निकालेंगे ना, तो ये जैसे मैंने आपको यहाँ पे ये बताया ना, कर्व बनाए, एंड कर्व को ज़रा सा थोड़ा सा जो है वो प्रॉपर कर लूँ, वो इस तरीके से कुछ, तो ये यहाँ से लेकर 60 और 40 की मिड पॉइंट तक की, और यहाँ 40 के मिड पॉइंट से लेकर 60 और 40 के मिड पॉइंट से लेकर लास्ट तक। और ये जो बीच का पॉइंट है, यानी ये जैसे कि मिड पॉइंट को आप कह सकते हैं, यानी 60 और 40 के दरमियान का कोई मिड पॉइंट। ठीक है, ये मिड पॉइंट से ऊपर की जितनी भी जगह है, यानी ये वाली जगह, ये आपका सारा क्या कहलाएगा, इलास्टिसिटी यहाँ पर होगी ग्रेटर देन 1, यानी इलास्टिक, यानी ये
पोर्शन आपका इलास्टिक है और ये पोर्शन आपका होगा इन इलास्टिक, यानी इलास्टिसिटी इज लेस देन 1, और ये पॉइंट मिड पॉइंट यानी 60 और 40 के दरमियान का पॉइंट ये कहलाएगा इलास्टिसिटी इज इक्वल टू 1, जिसको हम कहते हैं यूनिटरी इलास्टिक। ठीक है। अच्छा, अब इसका मकसद क्या हुआ? इसका मकसद ये है कि देखिए अगर आप यहाँ से चलना शुरू करें, अगर कोई आपसे पूछता है कि आपको टोटल रेवेन्यू मैक्सिमाइज करना है और आप इलास्टिक रेंज में, तो आप क्या करेंगे? तो आपका जवाब क्या होना चाहिए कि मैं प्राइस कम करूँगा और मैं टोटल रेवेन्यू मैक्सिमाइज कर लूँगा। अच्छा, ऐसा क्यों है? क्योंकि देखिए टोटल रेवेन्यू और आपका इलास्टिसिटी की जब बात की जाती है तो इलास्टिसिटी है क्या? कॉन्सेप्ट याद करें, चेंज इन क्वांटिटी ड्यू टू चेंज इन प्राइस। जब अगर कहा जाए कि इलास्टिक है तो इसका मतलब क्या है कि ज़रा से प्राइस चेंज होने से क्वांटिटी बहुत ड्रास्टिकली चेंज होती है। तो अगर कोई आपसे कहता है कि आप इलास्टिक रेंज में, इसका मतलब आपको पता है कि अगर मैं प्राइस अपने थोड़े से कम भी करूँगा ना तो भी मेरी क्वांटिटी इतनी बढ़ जाएगी कि मैं अपने टोटल रेवेन्यू को मैक्सिमाइज कर सकता हूँ। सही है। तो देखिए यहाँ पे आपको नज़र आ रहा होगा, अगर मैं इनइलास्टिक की बात करूँ तो इनइलास्टिक में क्या होगा कि प्राइस के ज़्यादा से बढ़ने से भी क्वांटिटी के ऊपर इतना फ़र्क नहीं आएगा। तो ऐसे केस में जब मैं इनइलास्टिक रेंज में होऊँगा तो मैं कहूँगा कि मैं प्राइस बढ़ाकर अपना टोटल रेवेन्यू मैक्सिमाइज़ कर सकता हूँ, क्योंकि दोनों प्राइस और क्वांटिटी मल्टीप्लाई हो रहे हैं ना आपस में। तो कोई भी चीज़ ज़्यादा बढ़े तो मेरा जो है टोटल रेवेन्यू मैक्सिमाइज़ हो जाएगा। तो इनइलास्टिक रेंज में आपके प्राइस ज़्यादा बढ़ने से क्वांटिटी पे इफेक्ट नहीं पड़ेगा, तो आप अपने टोटल रेवेन्यू को बढ़ा सकते हैं। जबकि अगर इलास्टिक में होंगे तो प्राइस अगर आपने ज़रा से भी बढ़ाए या ज़रा से भी गिराए तो आपकी क्वांटिटी पे ज़्यादा इफेक्ट आएगा, तो आप प्राइस गिराकर जो टोटल रेवेन्यू बढ़ा सकते हैं। कैसे? ये देखिए, प्राइस आपने 80 करे, आपका रेवेन्यू कितना हो गया? 800। प्राइस आपने 60 करे, आपका रेवेन्यू कितना हो गया? 1200। तो यानी आप यहाँ प्राइस गिराते जाएंगे और इस पॉइंट तक आ जाएंगे तो आपका टोटल रेवेन्यू मैक्सिमाइज हो जाएगा। ठीक है, मैक्सिमाइज। लेकिन अगर आप ऐसी रेंज में यानी ये इनइलास्टिक रेंज में यानी ये वाली रेंज में, तो अगर कोई आपसे बोलता है, कहते हैं कि भाई आपको जो है वो इनइलास्टिक रेंज में, तो अब आप क्या करेंगे? तो अब आप क्या कहेंगे कि भाई ऐसी सूरत हाल में मैं अपने प्राइस को बढ़ाऊंगा। तो देखिए 20-40 करेंगे जब आप एक टाइम के ऊपर आप नीचे से वापस ऊपर चले जाएंगे। ठीक है, तो ऐसी कंडीशन में जब आप इलास्टिक रेंज में हो तो आपको प्राइस गिराना होगा, और जबकि अगर आप इनइलास्टिक में हो तो आपको बढ़ाना होगा। ऐसा नहीं कर सकते कि इनइलास्टिक में कोई यहाँ पर हो और आपको ये कहेगा, कहते हैं तो आप कहें कि मैं प्राइस गिरा दूंगा, तो प्राइस गिराने से देखिए आप कहाँ जाएंगे? 20 पे चले गए, 40 से लेट सपोज, तो क्या हुआ? आप टोटल रेवेन्यू गिर जाएगा। तो इसलिए ये कॉन्सेप्ट दिया जाता है इलास्टिक टू टोटल रेवेन्यू का रिलेशनशिप यहाँ से होता है कि आप बेसिकली इन इलास्टिक रेंज में जब होते हैं तो आप अपने प्राइस को बढ़ाकर टोटल रेवेन्यू मैक्सिमाइज कर सकते हो। अगर आप जब इलास्टिक रेंज में होती है तो प्राइस को गिराकर अपना टोटल रेवेन्यू मैक्सिमाइज कर सकते हैं। ठीक है, तो ये तो टोटल रेवेन्यू की बात आ गई। अब हम चलते हैं टोटल कॉस्ट की जाने। अच्छा जनाब, अब आ जाती है टोटल कॉस्ट की। अच्छा, ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, क्योंकि देखिए टोटल रेवेन्यू तो वो है कि आपने अपना आउटपुट आउटपुट से जो कमाया, आउटपुट की जो मार्केट वैल्यू थी। अच्छा, टोटल कॉस्ट होती है बेसिकली कि उसको बनाने में आपका कितना पैसा लगा। अच्छा, इसका सिंपल फार्मूला जो हम देखते हैं हमें मिलता है कहीं कहीं, वो होता है ये। अच्छा, इसमें क्या होता है? ये आपका कहलाता है लेबर, और ये क्या कहलाता है आपका के? कैपिटल। ठीक है, ये दो किस्म के आपके फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन होते हैं। ठीक है, ये आपके दो फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन है। बिल्कुल उसी तरीके से टोटल कॉस्ट डिटरमिन होती है जैसे कि आपका बजट कंस्ट्रेंट आपका डिटरमिन होता है। कैसे होता है? इनकम इज इक्वल टू प्राइस ऑफ एक्स इंटू एक्स प्लस प्राइस ऑफ वाई इंटू वाई। बिल्कुल इसी तरीके से एक्स और वाई यहाँ पे कमोडिटीज होती हैं, यहाँ पर वो लेबर और कैपिटल हो जाती है। ठीक है, और यहाँ पे इनकम होती है और यहाँ वो टोटल कॉस्ट बन जाती है। क्योंकि ये जो और डब्ल्यू और आर जो है वो बेसिकली क्या होते हैं? प्राइस ऑफ फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। ठीक है। अच्छा, लेबर क्या चीज़ लेता होगा? आप लेबर हैं लेट सपोज, तो आप क्या करते हैं? आप लेते हैं वेजेस। वेजेस होती हैं लेबर्स के लिए। ठीक है, और इसी तरीके से रेंट होता है कैपिटल के लिए। ये रेंटल आपका रेंट होता है कैपिटल के लिए। ठीक है भाई,
क्योंकि क्या होता है कि जैसे कि कैपिटल की भी एक कोई कॉस्ट होती है, तो बेसिकली रेंट को हम इसको रेंटल कॉस्ट कहते हैं कि भाई रेंट के ऊपर लिया हुआ है, लेट सपोज या कुछ इस तरीके की चीज़ें, तो उसकी एक कॉस्ट है, उसको हम रेंट कहते हैं और उसको हम आर से डिनोट करते हैं, ठीक है। अब इस तरीके से हमारी सिचुएशन चलती है और कॉस्ट डिटरमिन होती है। अच्छा, बात मजे की यहाँ पे ये आती है कि हमारे पास दो किस्म के कह लें प्रोडक्शन फंक्शन और टोटल कॉस्ट होते हैं। एक होता है शॉर्ट रन, और क्या एक कौन सा होता है, लॉन्ग रन, ठीक है। अच्छा, अब शॉर्ट रन और लॉन्ग रन में क्या डिफरेंस होता है। शॉर्ट रन बेसिकली मैंने शायद आपको पहले भी बताया था कि शॉर्ट रन में वन फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन जो है वो फिक्स होता है। अच्छा, और ये भी बताया था कि यूजुअली क्या होता है, वो कौन सा होता है, कैपिटल होता है, फिक्स होता है। अच्छा, लॉन्ग रन में क्या होता है कि नो फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन इज फिक्स। इसका मतलब क्या हुआ, ये सारे वेरिएबल होते हैं। अच्छा, ऐसी कंडीशन में जैसे कि मैंने आपको बताया कि टोटल कॉस्ट है, तो अगर मैं कहूँ कि ये शॉर्ट रन की टोटल कॉस्ट है, तो मुझे क्या करना पड़ेगा। शॉर्ट रन टोटल कॉस्ट में क्या होता है कि एक चीज़ को फिक्स करना पड़ेगा, और यूजुअली वो क्या होती है, वो होती है आपकी कैपिटल। तो कैपिटल को आप फिक्स कर देंगे। कैपिटल को फिक्स करने से होगा क्या है कि जैसे कि मैं इधर लिख रहा हूँ वापस में, डब्ल्यू एल प्लस आर के बार, बार का मतलब कोई एक फिक्स अमाउंट दे दीजिए, ठीक है। इससे क्या होता है कि ये हो जाता है, ये वाली अमाउंट क्या हो जाती है, कोई नंबर एक कांस्टेंट बन जाता है। जैसे कि लेट्स सपोज आर है 0.5 और कैपिटल दीजिए 1000, तो 1000 को 0.5 से मल्टीप्लाई करा वो बन गया 500, तो ये कांस्टेंट हो गया। और वेरिएबल क्या होगा, ये आपका वेरिएबल होगा और ये आपका बन जाएगा फिक्स। तो इसके बाद होता क्या है, जब ये फिक्स और ये एक वेरिएबल बन जाता है, तो हमारे पास एक नए किस्म की इक्वेशन बनती है, वो ये कि क्योंकि ये फिक्स बन जाता है, तो ये फिर हमारी क्या कहलाती है, फिक्स कॉस्ट, ठीक है। और ये चीज़ वेरिएबल होती है, लेबर चेंज हो सकता है, और इसकी वेज के हिसाब से, वेज जो भी होगी, वेज जो गिवन होती है उसके हिसाब से लेबर आप चेंज करते रहते हैं। तो आपकी आपकी जो कह लेंगे कहते हैं जो कॉस्ट है लेबर की, वो वेरी करती रहती है, तो इसलिए हम उसको कहते हैं वेरिएबल कॉस्ट। तो इसका मतलब इन शॉर्ट टोटल कॉस्ट, टोटल वेरिएबल कॉस्ट कह लें और टोटल फिक्स कॉस्ट कह लें, इसका मिलाकर टोटल कॉस्ट हमारी बनती है, ठीक है। इसी तरीके से जब आप बात करते हैं कि टोटल कॉस्ट आपने निकाल ली, तो अगर कोई बोले आपको एवरेज कॉस्ट निकालनी है, तो वो क्या होगी, जिस तरह एवरेज रेवेन्यू था वैसे टोटल कॉस्ट को डिवाइड करेंगे क्वांटिटी से, तो आपकी एवरेज कॉस्ट हो जाएगी। अच्छा, आप कोई बोलता है कि जी मार्जिनल कॉस्ट निकालें, अब मार्जिनल कॉस्ट कैसे निकालेंगे, वही चेंज इन टोटल कॉस्ट डिवाइड बाय चेंज इन क्वांटिटी, ठीक है। अच्छा, अब ये मैंने आपको बता दिया कि ये कॉन्सेप्ट क्या है। अच्छा, अब हम चलते हैं इसकी एक एग्जाम्पल की तरफ, वर्किंग एग्जाम्पल की तरफ। अच्छा, वर्किंग एग्जाम्पल क्या है इसकी, जैसे कि ये सामने लिखा है आपके। अच्छा, वर्किंग एग्जाम्पल क्या होगी, लेट्स सपोज अब मैं यहाँ पे इसके नंबर लिख रहा हूँ। अब ये देखिए, अब इसके अंदर हमारे पास टोटल फिक्स कॉस्ट गिवन है, टोटल वेरिएबल कॉस्ट गिवन है और क्वांटिटी गिवन है, ठीक है। अच्छा, अब वो आपसे पूछ रहे हैं कि टोटल फिक्स कॉस्ट, टोटल कॉस्ट निकालें, एवरेज फिक्स कॉस्ट निकालें, एवरेज वेरिएबल कॉस्ट निकालें, एवरेज कॉस्ट निकालें, मार्जिनल कॉस्ट निकालें और मार्जिनल वेरिएबल कॉस्ट निकालें। अच्छा, अब देखिए मैंने आपको ऐसे बताया है कि टोटल फिक्स कॉस्ट का मकसद क्या है। टोटल फिक्स कॉस्ट का मकसद ये है क्वांटिटी कितनी भी चेंज हो जाए, फिक्स कॉस्ट आपकी वही रहेगी। तो ये जो 120 अगर जीरो आउटपुट पे दिया हुआ है, इसका मतलब ये फिक्स कॉस्ट कांस्टेंट है, तो ये हर आउटपुट के ऊपर सेम रहेगी, 120 120 120 120 120 और 120। अच्छा, टोटल कॉस्ट क्या हो जाएगी, टोटल कॉस्ट होती है जैसे मैंने आपको बताया, दोनों को मिला लें, तो यहाँ पे क्या हो जाएगी 120, यहाँ क्या हो जाएगी 180, यहाँ पे 200, यहाँ पे क्या हो जाएगी आपका 210, यहाँ पे 225 आप कह लें, और यहाँ पे क्या हो जाएगी 260, और यहाँ पे 330, ठीक है। ये हो गई। अब एवरेज फिक्स कॉस्ट कैसे आप निकालेंगे, एवरेज फिक्स कॉस्ट के लिए क्या होगा, 120 को आप डिवाइड करेंगे 0 से, तो ये तो आप कर लें इसको नहीं, ठीक है, क्योंकि ये कोई कॉस्ट नहीं निकल पाएगी। लेकिन हाँ, अगर जब आप फर्स्ट पर आएंगे, ठीक है, जब अगर आप कह लेंगे कहते हैं कि आप जनाब एवरेज फिक्स कॉस्ट के ऊपर आ रहे हैं, तो एवरेज फिक्स कॉस्ट के ऊपर क्या होगा, एवरेज फिक्स कॉस्ट की जब फर्स्ट वाली करेंगे तो 180 डिवाइडेड बाय, यानी पहले वाली क्वांटिटी के लिए करा जाए तो 180 डिवाइडेड बाय 1, ये क्या हो जाएगा 180, तो एवरेज कॉस्ट क्या आ जाएगी आपकी 180, ये तो 180 हो गई।
अच्छा लेकिन 200, अब दूसरा लेंगे 200 डिवाइड बाई 2 ये क्या हो जाएगी 100, ठीक है। इस तरीके से 210 डिवाइड बाई 3। अब आप इस तरीके से इसको कंटिन्यूस आप इसको सॉल्व करते रहिए। मैं कर देता हूँ कि 210 डिवाइड बाई 3 क्या आया 70। अच्छा इसी तरीके से 225 डिवाइड बाय 4 वो क्या आया 56.25। अच्छा इसी तरीके से आपका 260 डिवाइड बाय 5 52, और फिर 330 डिवाइड बाय 6 तो ये क्या आया 55। 210 प्लस 120 बिल्कुल। तो अब इस तरीके से ये क्या हुआ आपकी ये कॉस्ट बन चुकी है, ठीक है। अच्छा अब एवरेज वेरिएबल कॉस्ट निकालनी है। ओ ओ ओ सॉरी, ये गलती मैंने यहाँ पे कर दी है, क्योंकि एवरेज फिक्स कॉस्ट निकाल ली थी और मैंने एवरेज कॉस्ट निकाल दी। तो देखिए ये यहाँ पे दिखना था ये सारा कुछ, यहाँ पे मैं लिख दूंगा वापस से। अच्छा एवरेज फिक्स कॉस्ट जो निकालनी थी, देखिए एवरेज फिक्स कॉस्ट भी जो है वो हम डायरेक्ट ये 120 जो है ये बारी बारी हम इसको, क्योंकि यहाँ पे एवरेज कॉस्ट निकालते हैं टोटल कॉस्ट को डिवाइड करते हैं क्वांटिटी से, लेकिन जब एवरेज फिक्स कॉस्ट निकालने की बात आएगी तो हम फिक्स कॉस्ट को डिवाइड करेंगे क्वांटिटी से, ठीक है। कैसे करेंगे 120 डिवाइड बाई 1 तो ये 120 हो गया, 120 डिवाइड बाई 260 हो गया, 120 डिवाइड बाई 3 कितना होगा 40 हो गया, 120 डिवाइड बाई 4 कितना होगा आपका 120 डिवाइड बाई 4 जो है तो आपका बन जाएगा 30। अच्छा इसी तरीके से 120 डिवाइड बाई 5 क्या होगा 120 डिवाइड बाई 5 आपका होगा 24, और 120 डिवाइड बाई 6 क्या होगा 20, ठीक है। तो इस तरीके से ये एवरेज फिक्स कॉस्ट है। अच्छा अब एवरेज वेरिएबल कॉस्ट के लिए क्या होगा, आप एवरेज वेरिएबल कॉस्ट के लिए वेरिएबल कॉस्ट जो टोटल वेरिएबल कॉस्ट है उसको डिवाइड कर देंगे क्वांटिटी से। अब क्या होगा 60 को 1 से करा तो ये 60 रह गया, 80 डिवाइड बाई 2 ये कितना हो गया 40, 90 डिवाइड बाई 3 30, 105 डिवाइड बाई 4 105 डिवाइड बाई 4 करेंगे तो क्या बच जाएगा आपका 26.25, ठीक है। इसी तरीके से 140 को जब आप 5 से डिवाइड करेंगे तो क्या होगा 140 डिवाइड बाई 5 आपका बन जाएगा 28। अच्छा इसी तरीके से फिर आप 210 को डिवाइड करेंगे 6 से तो क्या बन जाएगा 35, ठीक है। अच्छा अब यहाँ पे ये वाली बात एवरेज कॉस्ट की तो मैंने उसको लिख दी थी। तो अब आप टोटल कॉस्ट को डिवाइड करते हैं, यहाँ पे आ गया 180, यहाँ आ गया 100, यहाँ आ गया 210 के ऊपर क्या आया था 3 जा 70, इसके ऊपर क्या आ जाएगा फिर 225 को जब आप 4 से डिवाइड करेंगे ये क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा आपका तो 56.25। अच्छा इसी तरीके से जब आप 260 को डिवाइड करेंगे 260 को जब आप डिवाइड करेंगे 5 से तो क्या आ जाएगा 52। इसी तरीके से जब 210 से जब आप 6 को डिवाइड करेंगे तो ये क्या आ जाएगा, सॉरी 210 कह रहा हूँ, 330 को जब आप डिवाइड करेंगे 6 से तो क्या आ जाएगा 55। अच्छा अब मार्जिनल कॉस्ट किस तरीके से निकलेगी, मार्जिनल कॉस्ट मैंने आपको बताया चेंज इन टोटल कॉस्ट डिवाइड बाय चेंज इन क्वांटिटी। अच्छा देखिए क्वांटिटी में तो हर एक के बाद एक जो है 1 का ही डिफरेंस है, टोटल कॉस्ट में कितना डिफरेंस आ रहा है ये आप देखिए जब आप 180 तक के आए। अच्छा इसके अंदर हमें क्या करना होगा टोटल कॉस्ट का चीज़ देखना है। तो देखिए आप ऐसे अगर मैं एक करके दिखाता हूँ कि चेंज इन टोटल क्वांटिटी 0 से 1 के ऊपर जब आप आए तो चेंज इन टोटल कॉस्ट क्या हो जाएगा आपका चेंज इन टोटल कॉस्ट बनेगा 180 माइनस 120। अब 180 पे आ गए, पहले 120 पे थे, और क्वांटिटी में क्या चीज़ आएगा पहले आप 0 पे थे अब 1 पर आ गए, ठीक है। तो नीचे तो ये 1 ही रहा, 180 माइनस 120 कितना हो गया 60। तो बेसिकली देखिए क्वांटिटी में ना हर पॉइंट के बाद एक एक का ही चेंज आ रहा है, तो इसलिए आप इसको इग्नोर करें, बस डायरेक्ट इसका डिफरेंस ले लीजिएगा। अच्छा एक और चीज़ मैं आपको बताऊँ कि जब आप मार्जिन लिखते हैं ना तो आप इन दोनों के बीच में अगर आप कॉलम दिए हुए तो फिर तो आप डायरेक्ट डायरेक्ट लिखें, वरना जो यूजुअली कॉन्सेप्ट होता है वो होता है कि अगर जब आप मार्जिन लिख रहे हैं तो इन दोनों के बीच का डिफरेंस लिख रहे हैं तो वो आप यहाँ लिखते हैं, यहाँ पर। तो यहाँ पर जैसे अगर मैं लिखूँ तो पहले वाले का क्या आएगा 60। अच्छा इस तरीके से मैं दूसरे का लिखूँगा तो देखें 200 और 180 में क्या फ़र्क आया 20। अच्छा इस तरीके से 210 और 10 में 10, फिर
15, फिर क्या आया 260 और इसके अंदर 225 में आपका 35, और फिर 330 और 60 के अंदर कितना आया आपका मार्जिनल कॉस्ट पड़ी आपकी कितनी हो गई 330 माइनस 260 कर लें तो कितना आ जाएगा आपका 70 आई थिंक। ठीक है, अगर मैं गलत हूँ तो आप उसको ठीक कर लेगा, मेरे ख्याल में 70 होगी। अच्छा, मार्जिनल वेरिएबल कॉस्ट बिल्कुल इसी तरीके से निकलेगी जैसे कि ये टोटल वेरिएबल कॉस्ट थी, मार्जिनल वेरिएबल कॉस्ट कैसे निकलेगी 0 और 60 का डिफरेंस कितना आया 60, 80 और 60 का 20, 90 और 80 का 10, बिल्कुल वैसे ही आ जाएगा जैसा कि आपका ये मार्जिनल कॉस्ट है। क्यों? क्योंकि फिक्स कॉस्ट हमारी कांस्टेंट है, फिक्स कॉस्ट में देखिए मार्जिनल चेंज कुछ नहीं है ना, तो इसलिए जैसा मार्जिनल कॉस्ट होगी वैसी आपकी मार्जिनल फिक्स कॉस्ट का भी चेंज आएगा। ठीक है, तो ये मैंने आपको टेबल करके दिखाया है, इस तरीके से आप इस टेबल को फिल आउट कर सकते हैं। ठीक है, आई होप आप लोगों को समझ आया होगा, और इस चीज़ को आप देखें और फिर इसी तरीके से इन टेबल्स को भी सॉल्व करें, और इस तरीके से एक और टेबल होगा उसको भी हम बिल्कुल इसी तरीके से सॉल्व कर सकते हैं, उसका टोटल कॉस्ट के क्वेश्चन को आप बिल्कुल सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, मैं आप लोगों को ये वाला क्वेश्चन भी करके दिखाता हूँ। ये क्वेश्चन बेसिकली टेबल इस तरीके से है कि ये उन लोगों के लिए है कि जिनको आपके पास ये जो परफेक्टली कॉम्पिटिटिव फ्रॉम ले लें, इनको परफेक्टली कॉम्पिटिटिव फ्रॉम की कंडीशन है। अच्छा, परफेक्टली कॉम्पिटिटिव फ्रॉम मतलब हमने अभी आपको पढ़ाया नहीं है, लेकिन मैं आपको बता दूँ वैसे में उसमें होता क्या है कि प्राइस जो है वो मार्केट खुद से सेट करती है, वो प्राइस बराबर होते हैं मार्जिनल रेवेन्यू के और एवरेज रेवेन्यू के, कोई एक ही प्राइस होती है। ठीक है, तो इस तरीके से यहाँ पे आपको ये 4 प्राइस दे दी गई, क्वांटिटी दे दी गई है और टोटल वेरिएबल कॉस्ट दे दी गई है। ठीक है, अगर आप अपनी 4 जो प्राइस है ना, इसका मतलब ये है कि 4 मार्केट का सेट प्राइस है। अब आपकी मर्जी, आप जितने भी क्वांटिटी बेचना चाहें आप वो बेचेंगे जिसके ऊपर आपका प्रॉफिट मैक्सिमाइज हो रहा होगा। ठीक है, तो ये डिपेंड करता है। अब लेकिन आप इसको किस तरीके से निकाल सकते हैं, क्योंकि प्राइस 4 ही गिवन है तो ये सब सारों के ऊपर ये प्राइस 4 ही हो जाएगी। ठीक है, अच्छा इसी तरीके से यहाँ पे भी क्या होगी, ये 4 ही होगी, लेकिन टोटल रेवेन्यू आप निकालेंगे तो ये 0 हो जाएगा। ये कितना हो जाएगा 40, 80, 120, 160, 200, आपका 240 और 65 से अगर आप जब करेंगे तो कितना हो जाएगा 65 फोर ज़ा मेरे ख्याल में 65 इंटू 4, ये हो जाएगा आपका 260। ठीक है, इसी तरीके से 70 इंटू 4 कितना हो जाएगा आपका 70 इंटू 4 280, 75 इंटू 4 आपका 300, इसी तरीके से 80 इंटू 4 आपका 320, 85 इंटू 4 340 और 90 इंटू 4 कितना हो जाएगा आपका 360। ठीक है, अब मैं जो है सारी चीज़ करूँगा, लेकिन मैं आपको सब सारा नहीं करूँगा, मैं इसके इस पोर्शन 50 तक के करूँगा, बाकी आप तो खुद करिएगा। ठीक है, अच्छा टोटल फिक्स कॉस्ट यहाँ वैसे गिवन नहीं है, लेकिन इधर गिवन होनी चाहिए, तो मैं लेट सपोज यहाँ पे कोई ले लेता हूँ आपकी टोटल फिक्स कॉस्ट 20। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, इस सब में 20 आ जाएगा। ठीक है, मैं 50 तक के सॉल्व करूँगा तो मैं 50 तक के वैल्यूज देख लेता हूँ, बाकी आप लोग खुद करिएगा। टोटल कॉस्ट फिर कितनी हो जाएगी, जब फिक्स कॉस्ट आ जाएगी तो टोटल कॉस्ट आपकी पड़ जाएगी यहाँ पे 20, 55, सही है, 65 और 75 85, 85 95 105, 95 के बाद क्या हो गया 115, 105 और 20 कितना करा 125। ठीक है, अच्छा अब टोटल प्रॉफिट क्या होता है, बेसिकली टोटल प्रॉफिट आपका होता है टोटल रेवेन्यू में से टोटल कॉस्ट को माइनस कर दें तो आपका क्या आ जाता है प्रॉफिट, जिसको हम पाई से भी डिनोट करते हैं। ठीक है, तो टोटल प्रॉफिट क्या होगा, अब देखें टोटल कॉस्ट कितनी 20, टोटल रेवेन्यू कितना है 0 माइनस 20, टोटल कॉस्ट कितनी है 55, यहाँ पे कितना है 40 माइनस 15 कर लिया। ठीक है, माइनस आपने क्या कर लिया, यहाँ पे आपका कितना है -15। अच्छा 85 और ये हो गया -5, 105 और 120 ये हो गया +15। ठीक है जी, 115 और 160 का जो डिफरेंस लिया वो कितना हो गया आपका 45, 125 और 200 का जो डिफरेंस लिया वो कितना हो गया आपका 75। ठीक है, यहाँ तक मैंने लिख लिया। अब एवरेज रेवेन्यू कैसे निकलेगा, वही 40 डिवाइड बाई 10। अब देखिए 0 को कर लिया, 0 रह गया, 40 डिवाइड 4 या 40 डिवाइड बाई 10 कितना हुआ 4,
80 डिवाइड बाई 20 कितना हुआ 4। इस तरीके से ये सारा सब कुछ 4 हो जाएगा, क्योंकि मैंने आपको बताया कि प्राइस इक्वल टू मार्जिनल रेवेन्यू इज इक्वल टू एवरेज रेवेन्यू होता है। ठीक है, तो अगर प्राइस 4 है तो एवरेज रेवेन्यू 4 ही निकलेगा आपका। अच्छा, एवरेज कॉस्ट क्या होगी, टोटल कॉस्ट पर डिवाइड कर देंगे आप क्वांटिटी से। टोटल कॉस्ट यहाँ पे कितनी है 20, अब ये मिल कर दें इसको 55 डिवाइड बाई 10 5.5 सही। 85 डिवाइड बाई 20 कितना होगा आपका 4.25। ठीक है जी। इसी तरीके से आप कहेंगे कहते हैं 105 डिवाइड बाई 30 करा जाए तो कितना होगा 3.5। इसी तरीके से आपका 115 को आप डिवाइड कर दें 40 से तो वो कितना हो जाएगा 2.875। 50 को डिवाइड आप अपना सॉरी बल्कि आप चाहिए 125 को आप डिवाइड कर दें 50 से तो ये कितना हो जाएगा 2.5। ये आपका मैंने यहाँ पे निकाल दिया। अच्छा, एवरेज प्रॉफिट। अब एवरेज प्रॉफिट क्या, अब देखिए प्रॉफिट तो आपने निकाल लिया, ये प्रॉफिट है। अब इनको भी आप डिवाइड कर देंगे क्वांटिटी से तो आप निकाल सकते हैं, यानी -15 को अगर आप 10 से डिवाइड कर दें तो कितना आ जाएगा -1.5 सॉरी। अच्छा, -5 को आप 20 से डिवाइड कर देंगे तो क्या आ जाएगा -0.25। अच्छा, इसी तरीके से फिर आपके पास 15 आया, 15 को आप 30 से डिवाइड कर देंगे तो क्या आ जाएगा 0.5 पॉजिटिव का। फिर आपका 45 का आप डिवाइड कर देंगे 40 से तो क्या आ जाएगा 1.125। फिर 75 को 50 से डिवाइड कर देंगे, यह आ गया आपका 1.5 पॉजिटिव का। ठीक है। अच्छा, मार्जिनल रेवेन्यू क्या होगी, मैंने ऐसे कि आपको बताया कि देखें ये टोटल रेवेन्यू में कितना डिफरेंस था 40 का। ठीक है, और क्वांटिटी में कितना डिफरेंस 10 का। 40 डिवाइड बाई 10 कितना आएगा, यहाँ आप इसको लिख सकते हैं 4। अच्छा, इस तरीके से 80 से 40 मतलब 40 से 80 पे आया तो कितने का डिफरेंस आया 40 का, और यहाँ 10 से 20 पे आ गया तो 10 का डिफरेंस आया, तो फिर 40 डिवाइड बाई 10 4 4 4 4 ये 4 ही चलेगा। अच्छा, मार्जिनल कॉस्ट कैसे होगी, इसका डिफरेंस लेंगे आप 20 पे थे, 20 से 55 पर आए कितना हो गया 35 और क्वांटिटी के अंदर कितना डिफरेंस 10, यानी ये कितना बन गया आपका 3.5। इसी तरीके से फिर आप और नीचे आए और यहाँ पे कितने का डिफरेंस आ रहा है 65 75 85 30 को आपने डिवाइड करा यहाँ के 10 से, ये कितना आ गया 3। इस तरीके से ये करा आपने 85 और 105 का डिफरेंस पे कितना है 20 को डिवाइड करा 10 से आपका आ गया 2। इसी तरीके से आपने 105 और 15 यानी 10 डिवाइड बाई 10 1। अब ये करा आपने, ये भी कितना है 125 पे आ गया। 125 पे आने से क्या होगा, इसको भी आपने वही 50 और 40 का डिफरेंस 10 यानी 1.25 बनाई। ठीक है, बल्कि सॉरी 10 और 10 का डिफरेंस भी 1 ही बनेगा बिल्कुल, क्योंकि 125 माइनस 115 10 और 50 माइनस 40 10, तो 10 डिवाइड बाई 10 आपका क्या बना 1। अच्छा, इसी तरीके से मार्जिनल प्रॉफिट भी आप निकाल सकते हैं। मार्जिनल प्रॉफिट क्या होगा, देखिए यहाँ से अब आप यहाँ पर आए -15 और ऊपर कितना था आपका -20। ठीक है, तो जब आप अगर ऐसे माइनस करेंगे तो आपके पास कितना आंसर आएगा, आपके पास आएगा +5। अच्छा, अब +5 किस तरीके से देखें, मैं कर लेता हूँ टोटल प्रॉफिट। पहले मैं अभी कितना है -15, पहले कितना था -20, और क्वांटिटी के अंदर क्या था वही पहले 0 थी अब 10 हो गई, तो ये क्या हुआ -15 + 20 इज इक्वल टू 5 डिवाइड बाय 10, यानी कितना हुआ 0. मेरे ख्याल में 0.2 आना चाहिए, सॉरी 0.5। ठीक है जनाब, तो ये आपके पास क्या आ गया मार्जिनल प्रॉफिट 0.5। इस तरीके से आप ये बाकी भी निकाल सकते हैं। ठीक है, तो ये मैंने आपको टेबल करके दिखा दिया, अब उम्मीद है कि आप लोगों को समझ आ गया होगा। तो फिर इस तरीके से पूरे टेबल को करिएगा, लेकिन अगर फिक्स कॉस्ट गिवन होगी तो आप इसको पूरे टेबल को बड़े इजीली कर सकते हैं। ठीक है, आई होप आपको समझ आया होगा, कमेंट्स में मुझे बताइएगा और पर्सनली बताइएगा। ठीक है।